अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स क्लास 11 फिज़िक्स, चैप्टर नेम फ्लूइड डायनामिक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो फ्लूइड्स को समझने से पहले हम मैटर की तरफ जाते हैं। मैटर की तीन मशहूर व मारूफ स्टेट्स आप जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड जो है स्टूडेंट्स, वो खुद एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करते, जबकि गैसेस और लिक्विड जो हैं ये फ्लो करती हैं। क्यों? सॉलिड का क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से उनका क्या है, फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है। जबकि लिक्विड की केस में हम देखते हैं कि हमारे पास कोई फिक्स शेप नहीं है। इसी तरह गैसेस की तो ना कोई फिक्स शेप है, ना कोई फिक्स वॉल्यूम है। तो लिक्विड और गैसेस जो है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू सॉलिड क्या करते हैं, फ्लो। तो ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो करते हैं उन्हें बच्चों हम कहते हैं फ्लूइड। तो मैंने डेफिनेशन लिखी है, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फॉर एग्जांपल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स में हम मेनली किसे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, लिक्विड को और गैसेस को। अब बात कर लेते हैं डायनामिक्स। भाई मैकेनिक्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स में हम मोशन को डिस्कस करते हैं, फ्लो को, बट विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज। और डायनामिक्स में हम मोशन को भी डिस्कस करते हैं और उसकी काज भी डिस्कस करते हैं, उसकी वजह भी डिस्कस करते हैं। तो डायनामिक्स क्या है जी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with flow of substance। तो अब जरा इन दोनों को मिला लें, फ्लूइड डायनामिक्स को, तो डेफिनेशन बन जाएगी फ्लूइड डायनामिक्स की, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with flow of fluids, the branch of physics that deals with flow of liquid and gases is called fluid dynamics। ओके, इसी तरह हमारे पास एक ब्रांच होती है बच्चों फ्लूइड स्टैटिक्स की, जिसमें फ्लूइड्स क्या होते हैं, रेस्ट में। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स। तो यहाँ पर जो फ्लूइड्स हैं, गैसेस या लिक्विड हैं, वो किस में है, मोशन में है। ओके, अब इस चैप्टर का जो हार्ट है वो है जी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन। इस चैप्टर में हमने कंजर्वेशन लॉस पढ़नी है फ्लूइड डायनामिक्स में। ठीक है, ये आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली बता दूंगा, फिर हम इसे अपने आज के टॉपिक को, विस्कोसिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो कंजर्वेशन लॉज में दो लॉज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स में डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लीड करेगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। ठीक है, ये क्या होती है ये हम देखेंगे, एवी का प्रोडक्ट, एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट कैसे कांस्टेंट आता है, ये हमारा इन फ्यूचर टॉपिक में मैं इस पर डिटेल टॉपिक दूंगा आपको। ओके, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लीड करेगी बर्नौलीज इक्वेशन को। बर्नौलीज इक्वेशन को भी मैं आपको डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कि प्रेशर और स्पीड का इन्वर्स रिलेशन कैसे है, ठीक है, या सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट होता है, ये सारा हमने देखना है। अब इंट्रोडक्शन की तरफ थे तो मैं आपको चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो आज का मेन टॉपिक जो है वो है फ्लूइड डायनामिक्स, और उसमें की टर्मिनोलॉजी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के साथ साथ हम ड्रैग फोर्स, स्टोक्स लॉ को भी आज डिस्कस करेंगे। तो विस्कोसिटी क्या होती है जी? भाई बच्चों, किसी चीज़ का गाढ़ापन क्या कहलाता है, विस्कोसिटी। मिसाल के तौर पर एक रूम में जो है, एक जगह पर जो है वो पानी गिरा हुआ है, एक जगह पर जो है वो आपकी केचप गिरी हुई और एक जगह हनी गिरा हुआ है। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि मार्कर जो है आपने इन तीनों में से गुजारना है। पानी में से ये मार्कर इजीली गुजर जाएगा, केचप में हो सकता है थोड़ा स्लो गुजरे, हनी में हो सकता है और ज़्यादा स्लो गुजरे। क्यों? ड्यू टू विस्कोसिटी, ड्यू टू गाढ़ापन जिसे हम कहते हैं। विस्कोसिटी है क्या? द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन लेयर ऑफ फ्लूइड्स। कोई भी फ्लूइड है ना, आया वो लिक्विड है या गैसेज है, उसकी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के कितना क्लोज हैं। अच्छा, अपर लेयर पे रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के बिल्कुल सेंटर में हो, बॉटम पे हो, तो वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो वो जो हमारे पास है ना, द मेजर ऑफ ओपोजिशन या द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स, उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। एक और डेफिनेशन,
फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। भाई इसका क्या मतलब है? देखें, फ्रिक्शनल इफेक्ट यानी कि फ्रिक्शनल इफेक्ट वही बात हो गई ना, मैंने यहाँ क्या कहा था, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, या मैंने क्या कह दिया बच्चों कि फ्रिक्शनल इफेक्ट एक ही बात है, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। एग्जांपल के तौर पर ये एक बॉल है जी, ठीक है, फ्लूइड है, गैसेस एयर में है, किसी फास्ट बॉलर ने बॉल जो है वो करवाई, या किसी स्पिनर ने बॉल जो है वो स्पिन करवाई, तो अब ये बॉल कहाँ है इस वक्त? एयर में, गैसेस में, वो क्या है? फ्लूइड। तो ये जो एयर की लेयर्स हैं ये इस पर क्या लगा रही हैं? अपोजिंग फोर्स और रेजिस्टेंस फोर्स। तो ये जो है ना द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड, इसे ही क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय ईटा, ग्रीक सिंबल है जी ईटा, ETA ये सिंबल है, एन को थोड़ा सा नीचे से और क्या कर देना है? बड़ा, ठीक है। अब ज़रा इस लाइन पर फोकस कीजिएगा कि सब्सटेंस लाइक हनी एंड थिक तार हैव लार्ज ईटा देन मिल्क एंड वाटर हैविंग लो ईटा। भाई मिल्क और वाटर की जो विस्कोसिटी है वो लो है एज कम्पेयर टू हनी एंड थिक तार, ठीक है, क्योंकि इनका गाढ़ापन ज़्यादा है, जबकि इनका गाढ़ापन वाटर का और मिल्क का कम है। तो कोई भी सब्सटेंस हम मिल्क और वाटर में से गुजारेंगे इजीली गुजर जाएगा, लेकिन अगर हम उसे हनी और थिक तार में से गुजारेंगे तो वो इतनी आसानी से गुजरेगा ही नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी की। तो बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ, अब ये लॉ अभी हम इसको देख भी लेते हैं, ड्रैग फोर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टोक्स लॉ क्या है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। भाई स्टोक्स लॉ जो है ना ये हमें रिलेशन देती है ड्रैग फोर्स का, ठीक है। ड्रैग फोर्स वो रिटार्डिंग फोर्स है जो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है जब वो किसी फ्लूइड में मूव करता है, ठीक है। वो अपोजिंग फोर्स, हमने कहा ना फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी जो है जिस मटेरियल की ज़्यादा है वो ज़्यादा अपोजिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड करेगी। वो फोर्स क्या होगी? ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स होती है फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ये नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला किसके लिए है? स्लोली मूविंग ऑब्जेक्ट और फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं है। 6 पाई ईटा आर वीटी, वीटी टर्मिनल वेलोसिटी है, इसको मैं लिंक करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से, ओके। फिलहाल आपने इतना याद रखना है, ड्रैग फोर्स क्या है? 6 पाई ईटा आर वी, ओके। तो ईटा विस्कोसिटी को हम लिख सकते हैं ना FD ओवर 6 पाई आर वी, ठीक है जी। अब जो है हम तो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं विस्कोसिटी का यूनिट, तो भाई इधर फोकस रखना है। भाई ड्रैग फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन। 6 पाई यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, कोई यूनिट नहीं है। आर रेडियस मीटर में। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड, ये डिनोमिनेटर में लिखे हैं तो ये बनेगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? न्यूटन। ये जो मीटर स्क्वायर था ऊपर जाकर बनेगा पर मीटर स्क्वायर, पर सेकेंड था ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? सेकेंड। नहीं जी यूनिट आ गया, क्या यूनिट आया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं पास्कल, तो इसको लिख सकते हैं पास्कल सेकेंड। ले जी बेस यूनिट में कैसे लिखेंगे? अब भाई बेस यूनिट में न्यूटन हमारे पास होता है kg m(-2), ये वाला एज इट इज आएगा m-2 और s एज इट इज, सिंप्लीफाई कर लें kg, हाँ जी m और m-2 आ गया m-1, s- और s आ गया s-1, बेस यूनिट में आ गया kg m-1 s-1, तो भाई मैंने तीनों लिख दिए। बेस यूनिट में ऐसा यूनिट क्या है? kg m-1 s-1, ओके। और फिर हमारे पास जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या पास्कल सेकेंड, ये सारे क्या हैं इसके? SI यूनिट्स, ओके। अब हैं जी फॉर CGS यूनिट। भाई CGS यूनिट मैंने आपको पहले चैप्टर में डिटेल में बताए थे, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इन बेस यूनिट को, इधर फोकस रखना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है ना, तो किलोग्राम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, पर मीटर कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, पर सेंटीमीटर में, और पर सेकंड की जगह पर सेकंड ही रहेगा। तो बच्चों इसका एक स्पेशल नेम है, इसे हम कहते हैं पॉइस। याद रखिएगा पेपर में MCQs आ जाता है कि द CGS यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस। क्या होता है बच्चों? पॉइस, POISE, और किसके बराबर होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर याद रखिएगा रिलेशन जो है 1 पॉइस बराबर होता है 10⁻⁻1 kg पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 पॉइस जो है ये CGS यूनिट है, छोटा यूनिट है, किसके बराबर है?
1/10 भी लिख सकते हैं, 10 टू इस पावर माइनस का 1 है, 0.1 भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो 1 पॉइस बराबर है 0.1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, या बच्चों हम ऐसे कह सकते हैं कि किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड बड़ा यूनिट है, और 10 पॉइस जो है जब वो इकट्ठे होते हैं तो 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड बनता है। तो पेपर में ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकता है कि 1 kg पर मीटर पर सेकंड कितने पॉइस के बराबर होता है, तो 10 पॉइस के। तो याद रखिएगा ये जो टर्म है ना 1 kg पर मीटर पर सेकंड, इसे हम कहते हैं डेका पॉइस। क्या कहते हैं? डेका पॉइस। ये आपने बात नोट कर लेनी है। ओके हो गया जी। तो ये तो थे यूनिट्स। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की। भाई ये बेस यूनिट लिखा हुआ है ऐसा यूनिट केजी पर मीटर पर सेकंड, तो भाई डायमेंशन क्या आएगी? m l माइनस 1 t माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट ये लिखी हुई। डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी इज m l माइनस 1 t माइनस 1। ठीक है। फिर बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये भी मैंने इधर विस्कोसिटी ले ली है ईटा, ये ईटा। ठीक है। विस्कोसिटी फॉर गैसेस एंड विस्कोसिटी फॉर लिक्विड्स। फ्लूइड्स में मैंने कहा ना कि हम गैसेस और लिक्विड को ही क्या करेंगे? डिस्कस। तो याद रखिएगा विस्कोसिटी की जो गैसेस में रीज़न है वो है डिफियन। डिफियन की वजह से गैसेस में क्या होती है? विस्कोसिटी। और लिक्विड में विस्कोसिटी होती है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इधर फोकस रखना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। विस्कोसिटी का और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है गैसेस के लिए। क्यों भाई? गैसेस जो है स्टूडेंट्स आप जानते हैं इनके दरमियान सेपरेशन गैप बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। लेकिन यहाँ तो हम लिक्विड के साथ गैसेस का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो टू एंड फ्रो क्या करेंगे? मूव करेंगे। रेट ऑफ कुलियन इंक्रीज होगा। रेट ऑफ कुलियन इंक्रीज होगा तो जो भी ऑब्जेक्ट गैसेस में से गुजर रहा है उसका चांस ऑफ कुलियन ज़्यादा होगा। चांस ऑफ कुलियन ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो विस्कोसिटी कम होगी। जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं है। लिक्विड में रीज़न क्या बताई मैंने? विस्कोसिटी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब लिक्विड के केस में जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो विस्कोसिटी बढ़ने के बजाय कम होती है। क्यों भाई? भाई जब हम लिक्विड के केस में टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो होता ये है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये वीक होना शुरू हो जाती हैं। लेयर्स जो उनके दरमियान गैप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गई तो फ्लूइड जो है उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम होगी। ठीक है। तो उसमें जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कम ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड के केस में विस्कोसिटी क्या होती है? कम। और टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस के केस में विस्कोसिटी क्या होती है? ज़्यादा। ओके। अब बात कर लेते हैं ड्रैग फोर्स की। ड्रैग फोर्स क्या है भाई? भाई ये जैसे ये बॉल थी एयर में, ये मूव कर रही थी। अब ये फ्लूइड यहाँ पर गैसेस एयर थी ना, तो एयर पार्टिकल्स ने इस बॉल पे क्या लगाई? अपोजिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है। इस मटेरियल बेस्ड बॉल पर, तो वो जो इस पर फोर्स लगी उसे कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो द रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से गुजर रहा है, उसके साथ बह रहा है, उसमें से बह रहा है, तो इस मीन के उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? ड्रैग फोर्स लग रही है। ओके। तो बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ, स्टोक्स ने रिलेशन दिया, विलियम स्टोक्स नाम एक साइंटिस्ट ने, कि ड्रैग फोर्स जो है वो होती है 6 पाई ईटा आर वी टी। 6 constant, pi 3.14 constant, eta is the viscosity, r is the radius of spherical droplet, okay, vt is the terminal velocity। इसे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, मैंने कहा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक। अभी क्योंकि हमारा ये इससे रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है, तो यहाँ से ईटा को लिख सकते हैं 6 पाई आर वी को डिवाइड कर दे तो ईटा आ जाएगा एफ डी ओवर 6 पाई आर वी टी। यहीं से हमने यूनिट्स कैलकुलेट किए इस इक्वेशन से। अब ये जो स्टोक्स लॉ का फार्मूला है ना, इसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस मीन इसकी कोई पाबंदियाँ हैं, ये महदूद है, ये जकड़ी हुई है, उससे आगे ये वैलिड नहीं है। ठीक है। तो लिमिटेशन हम वैसे नुकसानात को भी कहते हैं। ठीक। तो लिमिटेशन क्या है? वैलिड ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। भाई ये जो इक्वेशन है ना, ये सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए लगती है, डैट मूव स्लोली, स्लोली मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। अब अगर हैवियर ऑब्जेक्ट होंगे और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके लिए ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी के
स्केयर के क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हायर लेवल्स का टॉपिक है। तो यहाँ तक था जी हमारे पास विस्कोसिटी। तो अगर स्टिल आपका कोई विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।